है कि इन कॉन्टेस्ट का मोटिव ये नहीं है कि आपकी रैंक आए, आपकी रेटिंग आए, आपको कोई टैग मिले। अब आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए। यानी अगर आप बिगिनर स्टेज में है तो कौन सी वेबसाइट पर जाएं, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो कौन सी वेबसाइट पर जाना है। कॉन्टेस्ट में चीटिंग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर चाहे आप एक बिगिनर कोडर हैं जो अभी कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि कोडिंग के अंदर चीज़ें चलती कैसी हैं, या फिर आपने थोड़ा बहुत कोड कर लिया और अब आप जानना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली दुनिया में, तो आपके लिए एक्सटेंसिवली हर एक स्टेज के हिसाब से हमने इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो वीडियो को आपको पूरे तरीके से देखना है ताकि आपको पता चल जाए आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज के हिसाब से आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चिड़िया का नाम नहीं सुना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब होता है कि ऑनलाइन हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाकर हम कोडिंग के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं जिसके अंदर वो कुछ सवाल देते हैं और हमें उनके लिए कोड लिखकर उनको सॉल्व करना होता है। अब ये कोड लिखने के लिए हम कोडिंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, मैथ और बहुत सारा लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो इन कॉन्टेस्ट के करीबन 4 फायदे होते हैं। इनमें से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपकी हायरिंग के लिए प्रैक्टिस हो जाती है। यानी कंपनीज जब आपको रिक्रूट करने के लिए आएंगी इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए, तो वो जिस तरीके के टेस्ट लेंगी ना, जिस तरीके के सवाल पूछेंगी, उस तरीके की आपकी पहली प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बेटर हो जाएंगी। दूसरा फायदा ये होता है कि आप अपने रेज्यूमे में लिख पाएंगे कि मैंने इतने सवाल सॉल्व किए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, या फिर मेरी इतनी इतनी रैंक्स आई हुई हैं। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि आपको रेफरल्स लेने में आसानी हो जाती है। रेफरल्स का मतलब होता है कि किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को आप जाकर बता रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी में आने में इंटरेस्टेड हूं, तो वो अपनी कंपनी को जाकर बताता है कि इस बंदे के पास इतना दम है, इसने इतना कॉन्टेस्ट के अंदर सॉल्व कर रखा है, तो इसका आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए रेफरल लेना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बेटर दिखेगी, क्योंकि उनको पता चलेगा आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। और चौथा फायदा इसका ये होता है कि अगर इन कॉन्टेस्ट के अंदर आपके सवाल ज़्यादा सॉल्व होते हैं, आपकी रैंक्स बहुत अच्छी आती हैं, या आपको कोई टैग्स मिल रहे होते हैं, तो वो आपको इंटरनली मोटिवेट बहुत करता है ताकि आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो। तो ये कुछ फायदे हो गए। अब ये कोडिंग कॉन्टेस्ट काम कैसे करते हैं? ये करीबन 1 से 1.5 या 2 से 2.5 घंटे के कॉन्टेस्ट होते हैं जिनमें आपको 4 से 6 सवाल दिए जाते हैं और इन सवालों को आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करना होता है। अब सवालों को सॉल्व करते टाइम हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है कि हमने जो भी आंसर लिखा है, हमने जो भी कोड लिखा है, वो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा वो कम से कम मेमोरी ले। जैसे अगर मैंने कोई सवाल लिखा है और मेरे दोस्त ने भी वही सवाल लिखा है, अगर मेरे कोड को रन करने में 10 सेकंड लगते हैं और दोस्त के कोड को रन करने में 15 सेकंड लगते हैं, तो मेरा कोड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो जल्दी रन करता है। तो ये हम मैनेज करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से। और दूसरा होता है इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी अगर मेरा कोड 1 MB की स्पेस लेता है और मेरे दोस्त का कोड 2 MB की स्पेस लेता है, तो मेरा कोड बेटर है क्योंकि उसने आधी स्पेस में सारा काम कर दिया। अब एक और एक्स्ट्रा चीज होती है कि कितने आपने अटेम्प्ट्स लिए, मतलब कितनी बार आपने ट्राई करके इन सवालों को सॉल्व किया, और इन 3-4 पैरामीटर्स के बेसिस पर आपकी एक रैंक डिसाइड होती है हर एक कॉन्टेस्ट के बाद। तो इस रैंक में अगर आप टॉप करते हैं तो वो आप अपने रेज्यूमेस के अंदर लिख सकते हैं। साथ के साथ कुछ कंपनीज, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको प्राइजेस भी दे रही होती हैं इस पर बेस्ड। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सटेंसिवली बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की शुरुआत के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। अगर आप एक बिगिनर स्टेज पर हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गोलैंग। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि या तो आप C++ के साथ शुरुआत करें या फिर आप जावा के साथ शुरुआत करें। इसमें C++ को हल्का सा एज मिलता है क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन फोरम्स बहुत सारे हो जाते हैं, आपको रेडिली अवेलेबल सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है और उसका एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा फास्ट है एज कम्पेयर टू जावा। पर आप जावा लेकर भी चल रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसमें एक और सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम पाइथन को प्रेफर कर लें क्या? अब आप पाइथन को प्रेफर कर सकते हैं, पर अगर आप शुरुआती स्टेजेस में हैं तो मैं आपको फिर भी एडवाइस करूंगी कि आप C++ या जावा के साथ जाएं, क्योंकि पाइथन के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत स्लो होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना पड़ेगा वही सेम आउटपुट लेकर आने के लिए। अब C++ के लिए ऑलरेडी पूरा एक एक्सटेंसिव कोर्स हमने बनाया हुआ है। इनफैक्ट C के लिए पूरा एक 1 शॉट बनाया हुआ है। जावा के लिए हमने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है और एक 1 शॉट बनाया हुआ है, सिंगल वीडियो, जिसके अंदर आप पूरे बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सीख रहे होंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स को फिर भी पाइथन करने का मन है उनके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से जाकर आप बेसिक लैंग्वेज जो है उसको सीख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2 जो है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को सीखना। अब आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम
सीखने की ज़रूरत नहीं है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए। कुछ एक बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिक्स आ जाते हैं, प्लस कुछ डीएसए के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको अगर सीख लेंगे और उनमें आप ईजी और मीडियम लेवल के कुछ कुछ सवाल सॉल्व करने शुरू कर लेंगे तो फिर आप इन कॉन्टेस्ट को देना शुरू कर सकते हैं। अब इन सारे के सारे टॉपिक्स की एक एक्सटेंसिव लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, उस पूरी की पूरी लिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर हम इसी तरीके के और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं अभी आने वाले टाइम में डालने वाले हैं। अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के एटलीस्ट आपको 15 से 20 सवाल ज़रूर करने हैं बिफोर यू स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट। ये सवाल करने से क्या होगा ना, क्लासिकल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करने की आदत हो जाएगी और एक बार आप कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट में जाकर बैठेंगे तो एकदम से घबराहट नहीं होगी कि ये उन्होंने क्या पूछ लिया। आपको पहले से ही पता होगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कोडिंग में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब तीसरा स्टेप जो हमें करना है वो कूदना है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की दुनिया में, यानी कॉन्टेस्ट देना शुरू करना है। अब इन कॉन्टेस्ट को देने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। इन वेबसाइट्स में आ जाती है हमारी हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, कोड शेफ, @कोडर, कोड फोर्सेस और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर ये कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। अब कौन सी वेबसाइट्स कौन सी स्टेज में आपको प्रेफर करनी चाहिए, यानी अगर आप बिगिनर स्टेज में है तो कौन सी वेबसाइट पर जाएं, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो कौन सी वेबसाइट पर जाना है, और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में हार्डकोर अगर आपको घुसना है, बहुत ज़्यादा मैथ्स वाली साइट जाकर, या फिर आपको इन कॉन्टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है तो आपको कौन सी साइट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, उस डिवीजन के हिसाब से ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब वहाँ पर जाकर आपको देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया तो मैं होप करती हूँ कि आप 2 से 3 महीने एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म पर स्टिक करके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है नई वेबसाइट चलाने में तो उसको ड्रॉप कर देना, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके देखना है कि वहाँ पे आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, रेगुलरली सवालों को सॉल्व करना है। अब इसमें मैं एडिशनल टिप्स दूंगी उन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल शुरू से सीपी शुरू कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहला है कि जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट को देने बैठे, आप 2 घंटे, 2.5 घंटे या 1.5 घंटे के हिसाब से बैठे हैं तो उस टाइम पर कोई और काम नहीं करना है और क्वेश्चन को करते टाइम आपको पेपर और पेन का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि नया नया वो कोडिंग करना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ पूरा जो टाइम है उसको कोड करने में, टाइप करने में निकाल देते हैं, पर वो मिस्टेक हमें नहीं करनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक सवाल को सॉल्व करने में होती है लॉजिक, और वो लॉजिक पेन और पेपर पर आपका सबसे ज्यादा अच्छे से बनेगा। उस लॉजिक को बनाने के बाद फिर आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना है। सेकेंड एडवाइस जो मैं दूंगी वो है अप सॉल्व करना। अब शुरू में जब हम नया नया सीपी शुरू करेंगे ना तो हमसे काफी सारे सवाल जो है नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके कॉन्टेस्ट में 6 सवाल आए, उनमें से आपसे 2 ही हो या 1 ही हो या 1 भी नहीं हो, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अप सॉल्व करने का मतलब है कि एक कॉन्टेस्ट खत्म हो गया तो उसके बाद मान लो 6 में से आपने 2 सवाल कर लिए, तो अब आपको तीसरा सवाल करने की कोशिश करनी है या तीसरे सवाल को आपको करना ही करना है। जरूरी नहीं आप सारे सवाल करें जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, एक सवाल अगले वाले लेवल का करना है। तो इसको हम कहते हैं अप सॉल्व, यानी आज मुझसे जितने सवाल हुए उसमें से मैं एक सवाल और एक्स्ट्रा करके देख लेता हूं ताकि अगली बार मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आज कुछ सीख के निकाली है इस कॉन्टेस्ट के अंदर से। तीसरी एडवाइस जो मैं दूंगी वो ये है कि हमेशा जब भी अगर कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है, कुछ सवाल हमसे नहीं होते, सॉल्यूशन भी दिमाग में नहीं आ रहा, तो कोशिश करो जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन हमें बताए गए हैं, दूसरे लोगों ने पोस्ट किए हैं या कहीं पे ब्लॉग में हमें मिल गए हैं, तो उनको हमें ड्राई रन करके देखना है। यानी कोड हमें मिलेगा, पेपर पेन पे हम टेस्ट करके देख लें कि ये सॉल्यूशन सही है क्या। और इनफैक्ट इसको अपनी आदत बना लो कि जब हम भी एक सॉल्यूशन बनाए तो उसको ड्राई रन करके जरूर देखें पेपर पेन के ऊपर कि हम सही सॉल्यूशन बना रहे हैं या नहीं। चौथी एडवाइस मैं दूंगी कि हमेशा जो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग है उसको कभी अकेले करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपना देख लें आसपास जो आप ही के लेवल के हों, जो आपकी तरह कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, ताकि आप उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म कर सकें। ग्रुप में फॉर्म करके आप कॉन्टेस्ट दे सकें। कॉन्टेस्ट में चीटिंग करने के लिए नहीं बोला जा रहे हैं यहाँ पे। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद क्वेश्चंस को, आंसर्स को आप डिस्कस कर सकें, अप्रोचेस को डिस्कस कर सकें, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि दूसरे लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और उन लोगों ने कोई नया तरीका निकाला है क्या सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि इन कॉन्टेस्ट का मोटिव ये नहीं है कि आपकी रैंक आए, आपकी रेटिंग आए, आपको कोई टैग मिले। इनका सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो कोडिंग करने की। आपने जो डीएसए में चीजें सीखी थी उनको आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ इंप्लीमेंट कर पाए। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन से प्रॉब्लम में आपको लगाना है, कौन सी एल्गोरिथम कौन सी प्रॉब्लम में आपको लगानी है, वो आप बहुत अच्छे से सीख पाए। अब डीएसए के अलावा आपको थोड़े बहुत मैथ की जो चीजें हैं वो आप ब्रश अप कर लें तो आपको फायदा हो रहा होगा कॉन्टेस्ट में, जैसे जीसीडी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब का आपको फायदा होगा। प्लस जितने भी आप डीएसए के सवाल कर रहे होंगे ना, इन सवालों को आप कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लीजिए। जैसे यूजुअली लोग गिटहब पे अकाउंट बना लेते हैं, जो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना सारा कोड स्टोर कर सकते हैं। उसके बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं कि गिटहब का अकाउंट किस
तरीके से बनाना होता है, उसके और बाकी क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वहाँ आप जैसे जैसे कॉन्टेस्ट करेंगे, जैसे जैसे सवाल करेंगे, उन सवालों को आप स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर सिमिलर चीज़ें आएँ तो आपके पास एक रेफरेंस हो अपनी हेल्प के लिए, जिसमें आपके पास ऑलरेडी कोड पड़ा हो, ताकि आपको बार बार सेम कोड दोबारा ना लिखना पड़े। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि कितना टाइम लगेगा हमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करने में। तो उसके लिए मैं बता दूं कि करीबन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से करने में, अगर आप फुल टाइम उसी को कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे उसको बहुत अच्छे से करने में। और आप रेगुलरली अगर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर आप काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं। पर उसके लिए ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहना है, एंड डेफिनेटली अपने कॉन्टेस्ट के बाद अप सॉल्व करते रहना अपनी चीज़ों को। तो आई होप कि आज की वीडियो से हम काफ़ी सारी चीज़ें लेकर जा रहे होंगे कि सीपी में हमें इस जर्नी की शुरुआत कैसे करनी है। इसके अलावा कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।